घरों के अंदर। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से इस बात को लेके अलग अलग बयान थे। अब हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, मुफ्ती समून काजमी साहब जुड़ गए हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसके अलावा फाजिल अहमद साहब जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी बात क्यों कहनी पड़ी लाल किले से? क्योंकि अगर हम देखें तो वाकई क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और लगातार हम लोग घटनाएं होते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो बात मोदी ने कही है वो कितनी गंभीर है और इस पे भारत को क्या करना चाहिए? स्वामी चक्रपाणी जी। अरविंद जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही यह एक गंभीर मामला देश के लिए है। और एक दो नहीं, देखिए, यह तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज देश के जब हम आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, उस लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो इसके सिर्फ राजनीतिक भाषण के रूप में नहीं देखे जाना चाहिए, बल्कि वास्तव में एक गंभीर समस्या है। करीबन 8 से 9 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे हिंदू तो बिल्कुल ख़त्म है, वहां पे अल्पसंख्यक हो गया है। और ऐसा नहीं कि जब ये बोल रहे हैं तो मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, या मुस्लिम जैसे हम सुन रहे हैं मुस्लिम उलेमाओं की, मौलानाओं की, कि वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने क्या किया। यह गंभीर देश के लिए मामला है। कई जगह तो क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, कई जगह कुछ है, कहीं भी जनसंख्या असंतुलन नहीं होना चाहिए। इस बात को ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घुसपैठियों पे उन्होंने जो टिप्पणी किया है, घुसपैठिए जो है, हम आप कहना चाह रहे हैं कि घुसपैठिए सबके लिए खतरा है। फाजिल अहमद साहब, देखिए, आपने चक्रपाणी जी की बात भी सुनी, आपने खतरा है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की बात सुने। फाजिल अहमद साहब, आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या है ये, और ये डेमोग्राफिक वाकई क्या चेंज हो रही है? क्या भारत के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से एक बार भी भ्रष्टाचार की बात नहीं बोली। ये देश खोखला होता जा रहा है, जज के घर से कैश मिल रहा है। अब क्या बचा है इस देश के अंदर? इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की घटना होने के बाद वो तो संसद में ला रहे हैं ना सर, लोकसभा में तो साहब लेके आए ना। फाजिल साहब, लोकसभा में तो लेके आए। हमारा सवाल क्या है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, सर बांग्लादेशी और क्या लोकसभा हमारी बात पूरी नहीं होने दी है और आप बीच में टपक गए? नहीं, हमने सवाल नहीं, फाजिल साहब, मेरी बात तो सुन लो। हम बात क्या कह रहे हैं, आप जवाब, अगर आपको जवाब देना है तो आप भी दे दीजिए। नहीं, मुझे जवाब नहीं देना है। हमारे सवाल का जवाब साहब, मैं तो अपना सवाल पूछ रहा हूँ। इतना बुरा लग गया? हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है। फाजिल साहब, आप एकदम गलत बात कर रहे हैं। नहीं साहब, आप नहीं, हमारा सीधा सा सवाल है कि क्या बांग्लादेशी मुसलमान, क्या रोहिंग्या का आप स्वागत करते हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? मैंने तो यही तो पूछा कि भाई सुनिए, तमिलनाडु में श्रीलंका से लिखते 2 करोड़ आके रह रहे हैं। बोला कभी किसी ने? शरणार्थी पर आपका मुसलमान के लिए अलग बात है और तमिल के लिए अलग बात है। 2 करोड़ तमिल आकर के श्रीलंका, तमिलनाडु में रह रहे हैं। वो डेमोग्राफी नहीं बदल रहा है। आप शरणार्थी में घुसपैठिया में अंतर समझ पा रहे क्या होता है? नहीं, एकदम समझते हैं साहब, एकदम समझते हैं। घुसपैठिया और शरणार्थी में अंतर समझ साहब, मैं एकदम समझता हूं। आप जवाब दीजिए ना साहब, आप जवाब दीजिए ना। हमारे देश, सुनिए, जो लोग भी हमारे देश में रह रहे हैं ये शरणार्थी हैं और घुसपैठियों के लिए जेल है। उनको आप खुले में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और ठीक है फाजिल साहब, ठीक है। घुस करके उसका सुन लीजिए। इतना आप टुक बोलते हैं, थोड़ा सुनने। आप एंकर हैं कि भाजपा के प्रवक्ता है? क्या है आप? एंकर है ना फाजिल साहब? आप देखिए, सुनिए, पहले तो एक बात आप क्या बोले, फाजिल अहमद जी, आप सुनिए, देखिए, नहीं, मेरे पेट में कोई गैस नहीं है। आपके पेट में नहीं, मुझे आपके पेट में गैस बनती हुई दिखाई दे रही। साहब सही बात करिए, सही बात करिए। सुनिए, हम चक्रपाणी नहीं, मैं समून अहमद काजमी साहब से पूछता हूँ ना। समून अहमद काजमी साहब, आप जरा इनके सवालों का जरा जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं आप भाई? सुनिए इनको और क्या जवाब दीजिए जरा। देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में 1947 के बाद मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया
और उन्हें मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया गया। भाई देश के मुसलमानों की ना नागरिकता को कोई प्रभावित कर रहा है और ना माननीय प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों के बारे में कुछ बोल रहे हैं। अगर विदेश से आए हुए लोगों के बारे में वो उनकी कोई टिप्पणी है तो इस पर इतना वाबेला नहीं मचाना चाहिए। अगर आपकी कोई नागरिकता की बात हो तब तो आप बात कर सकते हैं। और यही एक सिलसिला, एक लंबा सिलसिला है कि देश की आज़ादी के बाद मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने का अगर मौका मिलता, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलती, तो ये हालात नहीं बनते। मैं उत्तराखंड राज्य से हूं और उत्तराखंड राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें हमारा मार्गदर्शन किया कि हम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया मदरसों के बच्चों को। अब वो जब कल वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करने के बाद इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो मेन स्ट्रीम से जुड़ने के बाद उन्हें वो स्वयं रोजगार अपने पैरों पे खड़े होंगे, इनके हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। अब नतीजा ये है कि अगर देश के बारे में कोई बात आती है तो उसे भारत के ये सर, लेकिन ये जो है फाजिल साहब को नागवार गुजर रहा है ना, मैं यही तो कहना चाहता हूं। लेकिन फाजिल साहब का कहना है कि वो शरणार्थी हैं। हम एक आपको ना बंगाल के मिनिस्टर, हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बोले? एकदम भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है सर, बंगाल के मंत्री जी हैं, जरा उनकी बाइट, बंगाल के मंत्री जी का एक बयान सुन लीजिए सिराज साहब, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक जरा मोहम्मद सिराज साहब की बाइट सुनाइए आप जरा। एक ऐसे कौम से है जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने। तो ये हमारे बंगाल के मिनिस्टर